अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम क्या है? बुरुक़ कलेसा, जो आपका नज़म है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अकबर इलाहाबादी। तो इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि आपका बुक जो है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। चैप्टर 15 को एक एक लाइन पढ़ कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बता देंगे। 12 उर्दू 2025 का बैच स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 15 आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम चैप्टर 14 तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराते हैं। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर अगला वीडियो रहता है। उसके बाद फिर उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी क्लास करवाते हैं। और ऑल चैप्टर का मतलब जितना भी हम क्लास करवाते हैं उसका PDF आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप मेरा क्लास करते हैं और आपके पास PDF रहेगा, यानी कि आप ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपके पास PDF रहेगा, तो आप उस PDF से रिवाइज़ कीजिए तो 100% आपको चैप्टर का कंप्लीट तरीके से तैयार रहेगा। और जब आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से, यानी कि जैसे ये आपका चैप्टर है बुरुक़ कलेसा, ये क्या है? ज़रीफ़ाना नज़म, और इसके मुसन्निफ़ कौन है? अकबर इलाहाबादी। इसको हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे। उसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, यानी कि ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। उसके बाद फिर इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बुरुक़ कलेसा, बुरुक़ का माने क्या होता है? बिजली। कलेसा का मतलब होता है ईसाइयों की इबादत गाह, यानी कि चर्च। तो जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी जो है बुरुक़ कलेसा, यानी कि कलेसा में जाते एक रात। देखिए यहाँ आप पढ़िएगा, रात उस मिस से कलेसा में हुआ मैं दो चार, यानी कि एक रात में उस मिस यानी कि मैम से चर्च में हुआ मैं दो चार, यानी कि हुआ मुलाकात। हाय व हुस्न व शौक़ी व नज़ाकत व उबार, यानी कि अकबर इलाहाबादी को प्यार हो जाता है। ये नज़म हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। पहले इसके मुसन्निफ़ कौन है? अकबर इलाहाबादी, जिसके बारे में समझ लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव आप देखे होंगे ऑब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुसन्निफ़ के बारे में ही पूछा जाता है। तो पहले आप मुसन्निफ़ के बारे में क्लियर तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो ये जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे तस्वीर दिख रहा है, ये किसका है? अकबर इलाहाबादी का तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी, अकबर जिनका पूरा नाम अकबर हुसैन था, अक्टूबर 1845 ईस्वी में बामकाम 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए थे। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? अकबर हुसैन। कब पैदा हुए थे? तो अक्टूबर 1845 ईस्वी में। और इसका कहाँ पैदा हुए थे? तो 12 ज़िला। 12 ज़िला कहाँ है? तो इलाहाबाद में। याद रखना है अकबर इलाहाबादी, इलाहाबादी से इलाहाबाद याद रखना है, ये तो याद रहेगा ही है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद ऑप्शन में रहेगा, तो आप आसानी से टिक कर दीजिएगा। और अगर आपको ज़िला का नाम दे दिया जाएगा तो 12 ज़िला में टिक कर देना है। बाज़ लोगों ने, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इनका सन पैदाइश 1846 ईस्वी लिखा है, जो दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग इनकी पैदाइश कब लिखा है? 1846 ईस्वी, जो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त क्या है? 1845 ईस्वी, अक्टूबर 1845 याद रखना है। सैयद फ़ज़ल मोहम्मद इनके दादा और तफज़्ज़ल हुसैन इनके वालिद थे। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था, तो तफज़्ज़ल हुसैन, और दादा का नाम क्या था? सैयद फ़ज़ल मोहम्मद। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अकबर के ख़ानदान के अफराद, यानी कि अकबर के ख़ानदान के जितने भी लोग थे, दीनवी शान व शिकवा में हामिल थे। इनके बुज़ुर्गों को तहसील इल्म का भी शौक़ था। घर का माहौल मजहबी था। अकबर इलाहाबादी के घर का माहौल कैसा था? मजहबी माहौल था। लेकिन अंग्रेज़ी तालीम और अंग्रेज़ों से ज़्यादा तासुब भी नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ी तालीम और अंग्रेज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं था। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अकबर का बचपन दाऊद नगर और सिवाराम वगैरह में गुजरा। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अकबर का बचपन, अकबर इलाहाबादी का बचपन कहाँ गुजरा था? तो दाऊद नगर और सिवाराम वगैरह में।
1856 ईस्वी में जब अकबर की उम्र 11 बरस थी तो इनके वालिदैन इलाहाबाद में आबाद हो गए। यानी कि अकबर की उम्र कितना वर्ष थी? 11 वर्ष। और कब? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में अकबर का उम्र 11 बरस था। उसके बाद अकबर के वालिदैन यानी कि माँ बाप जो है इलाहाबाद में रहने लगे। यहाँ अकबर का दाखिला एक मिशन स्कूल में हुआ। 1856 ईस्वी में जब अकबर के वालिदैन इलाहाबाद जाते हैं तो इलाहाबाद में एक मिशन स्कूल है, वहाँ अकबर का दाखिला हो जाता है, यानी कि एडमिशन हो जाता है। इससे पहले वह घर पर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी और रियाजी की इब्तदाई किताबें पढ़ चुके थे। यानी कि दाखिला कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मिशन स्कूल में। और मिशन स्कूल में जब दाखिला हुआ था उससे पहले वो घर पे उर्दू और फारसी और अंग्रेज़ी, अरबी और रियाजी इब्तदाई किताबें भी पढ़ चुके थे। मिशन स्कूल में दाखिला लिए अभी 1 बरस ही हुआ था कि गदर का हंगामा शुरू हो गया था। गदर का हंगामा 1857 में हुआ था, याद रखना। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गदर का वाक़या कब पेश हुआ था? तो 1857 ईस्वी। वही 1857 की क्रांति वाला ही को गदर का वाक़या कहा जाता है। अगर आपका आर्ट्स होगा तो आप हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में भी पढ़े होंगे। 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ट्स वाला के लिए। तो 1856 ईस्वी में इसका मिशन स्कूल में दाखिला होता है। उसके 1 बरस के बाद गदर का हंगामा शुरू हो जाता है। गदर के बाद अकबर के ख़ानदान की माली हालत अच्छी नहीं रहती है। गदर का यानी कि 1857 का जो हंगामा होता है उसके बाद अकबर के ख़ानदान का माली हालत अच्छी नहीं रहती, इसलिए अकबर अपनी तालीम जारी नहीं रख सके। इसलिए अकबर जो है अपनी तालीम रेगुलर नहीं रख सके और मुलाजमत करने लगे, यानी कि नौकरी करने लगे, पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे। अकबर ने इब्तिदा में कई आर्जी मुलाजमतें की है। अकबर ने शुरुआत में कई तरह के नौकरियाँ किए हैं, मसलन अर्जी नवेसी, सर रिश्तेदारी, नायब तहसीलदारी, मसल ख्वानी वगैरह, ये सब नौकरियाँ किए थे। बाद में इन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया। बाद में जब वो नौकरियाँ भी करते थे, उसके बाद पैसा बचा बचा कर पढ़ाई भी करते थे, तो बाद में वह वकालत का इम्तिहान पास किया और वकील हो गए। वह मुनसिफ और सब जज भी रहे। वो जज भी रहे। इलाहाबाद में अदालत की मुनसफ़ी से दिसंबर 1930 ईस्वी में रिटायर हुए थे। मतलब इलाहाबाद में ही वो जज भी बने थे। पहले तो वकालत बने थे, वकील बने थे, उसके बाद वो जज बने थे। फिर दिसंबर 1903 ईस्वी में वो रिटायर हो गए थे। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि और इलाहाबादी रिटायर कब हुए थे, तो दिसंबर 1903 ईस्वी। इनकी अदालती खिदमत के एवज़ 1858 ईस्वी में इन्हें खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अकबर इलाहाबादी को कौन सा खिताब मिला था, तो खान बहादुर का, याद रखना। और कब मिला था? 1858 ईस्वी में। और किस लिए मिला था? तो ये जो अदालत में खिदमत दे रहे थे, खिदमत अंजाम कर रहे थे, उसी के बदले इन्हें 1858 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब से नवाजा गया था। रिटायरमेंट के बाद अकबर की ज़िंदगी परेशानियों में बसर हुई। जब रिटायर हो गए थे अकबर इलाहाबादी तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी परेशानियों में गुजरने लगी। वो मुतअद्दिद मुराज के शिकार हो गए, यानी कि बहुत सारे बीमारी के शिकार हो गए। अक्टूबर 1910 ईस्वी में इनकी बीवी का वसाल हुआ। कितना में? अक्टूबर 1910 ईस्वी में इनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। फिर 1913 ईस्वी में इनका लड़का हाशिम, जिसे वह बेहद अजीज़ रखते थे, 13 बरस की उम्र में दाग़े मुफ़ार वक्त दे गया। यानी कि अक्टूबर 1910 ईस्वी में इनकी बीवी का इंतकाल होता है। उसके ठीक 3 साल के बाद उनका एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या है? हाशिम, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसका भी इंतकाल हो जाता है। इनके सदमों से अकबर नंढाल हो गए थे। मतलब ये जब सब सदमा हो गया तो उनका बीवी का इंतकाल हो गया तो 1910 में। फिर 3 साल के बाद उनका बेटा जो हाशिम है उसका भी इंतकाल हो जाता। उन सब सदमों को झेलते झेलते इन जीने में उमंग बाकी नहीं रही, मतलब जीने में उसका कोई रुझान बाकी नहीं रही। 9 सितंबर 1921 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद में वफ़ात पाई। उसके बाद 9 सितंबर 1921 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी का भी इंतकाल हो जाता है। याद रखना, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो 9 सितंबर 1921 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। अकबर अवध पंच के नवरत्नों में थे। अकबर जो है अवध पंच के नवरत्नों में भी शामिल थे। इन्होंने शायरी के साथ साथ ज़रीफ़ाना मज़ामीन भी लिखे। मतलब अकबर इलाहाबादी तो शायरी करते भी थे, शायरी के साथ साथ क्या किए थे? ज़रीफ़ाना मज़मून भी लिखे। और उर्दू अदब में वो अपनी ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर हुए। एक ज़ख़ीम कुल्लियात इनसे यादगार है, जिनमें इनके 4 दो अवीन शामिल है।
तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब आपका चैप्टर है बुरुक कलेसा। बुरुक कलेसा, बुरुक मतलब बिजली होता है, कलेसा मतलब होता है ईसाइयों की इबादत गाह। तो पहले हम इस नज़म को पढ़ेंगे, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे इस नज़म में क्या कहा जा रहा है। रात, ये नज़म देखिए थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आपको समझा देंगे। जब नज़म हो जाएगा ख़त्म तो आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात उस मिस से कलेसा में हुआ मैं दो चार, यानी कि रात उस मैम से कलेसा यानी कि ईसाइयों की इबादत गाह में हुआ मैं मुलाकात। हाय व हुस्न व शौक़ी व नज़ाकत व उबार, हाय क्या खूबसूरती है उसकी। जुल्फ़े पेचा में व सज धज के बलाए भी मुरीद, क़दे राना में व चम खम की क़यामत भी शहीद। आँखें व फितना दरवा के व गुनहगार करे, मतलब आँखें उसकी ऐसी थी कि कोई भी गुनाह करे। गाल व सुबह दरक्षा के मुल्क प्यार करे, मतलब गाल इतनी खूबसूरत थी कि दरक्षा के मुल्क भी प्यार करे। गरम तकरीर जिसे सुनने को शोला लपके, मतलब वो जो बोल रही है गरम तकरीर शोला लपके। दिलकश आवाज़ के सुन के जिसे बुलबुल झपके। दिलकशी चाल में ऐसी के सितारे रुक जाए, दिलकशी चाल में ऐसी के सितारे भी रुक जाए। सरकशी नाज में ऐसी के गवर्नर झुक जाए। आतिशे हुस्न से तक़वा को जलाने वाली, बिजलियाँ लुत्फ़े तबस्सुम से गिराने वाली। पहलुए हुस्न बयां शौक़ी तकरीर में ग़र्क़, तुर्की व मिस्र व फ़िलिस्तीन के हालत में बुर्क़। पिस गया लुट गया दिल में शिकस्त ही ना रही, पिस गया लुट गया दिल में शिकस्त ही ना रही। सुर थे तमकीन के जिस गत में वह गत ही ना रही। ज़ब्त के आज़म का इस वक्त असर कुछ ना हुआ, या हफीज़ का क्या दर्द मगर कुछ ना हुआ। अर्ज़ के मैंने ए गुलशन फ़ितरत की बहार, दौलत व इज़्ज़त व ईमान तेरे कदमों पे निसार। अर्ज़ की मैंने ए गुलशन फ़ितरत की बहार, दौलत व इज़्ज़त व ईमान तेरे कदमों पे निसार, यानी कि शायर कहते हैं दौलत व इज़्ज़त व ईमान तेरे कदमों पे निसार। अगर अहदे वफ़ा बांध के मेरी हो जाए, मतलब शायर कहते हैं वो मिस से, तू अगर अहदे यानी कि वादा कर लेते हैं वफ़ा का, बांध के मेरी हो जाए। सारी दुनिया से मेरे क़ल्ब को सेरी हो जाए। शौक़ की जोश में मैंने जो ज़बां यूँ खोली, मतलब इश्क मोहब्बत के शौक़ में जोश में मैंने जो ज़बां यूँ खोली। नाज व अंदाज से तेवरी को चढ़ा कर बोली, नाज व अंदाज में तेवरी को चढ़ा कर बोली। फिर मैम जो रहती है मिस, वो मतलब गुस्सा में बोलती है, गैर मुमकिन है मुझे उन मुसलमानों से, मतलब फिर वो मैम क्या कहती है, गैर मुमकिन है मुझे उस मुसलमानों से, बू आती है उस कौम के इंसानों से, मतलब बू आती है यानी कि मुसलमानों के नाम से बू आती है उस कौम के इंसानों से। लन तरानी के ये लेते हैं नमाजी बनकर, क्या कहा जा रहा है, लन तरानी की ये लेते हैं नमाजी बनकर, भले ये है नमाजी। हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर, मतलब मुसलमान जो होते हैं, मिस कह रही है, ये भले रहत बनते हैं नमाजी बनकर, लेकिन हमले जो है सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर। कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं, आग में कोदे तो तब से लड़ जाते हैं। गुल खिलाए कोई मैदा तो इतरा जाए, पाए समाने इकामत तो क़यामत ढाए। मुतमईन हो कोई क्यों करके ये नेक नहाद है, हुनर इनकी रगों में असर हुक्म जिहाद। दुश्मन सबर की नज़रों में लगावट पाई, कामयाबी की दिलजार ने आहट पाई। अर्ज़ की मैंने ए लिज़्ज़ते जा राहत रूह, फिर मतलब शायर कहता है, अर्ज़ की मैंने ए लिज़्ज़ते जा राहत रूह, अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह। मतलब शायर बोल रहे हैं, अर्ज़ की है मैंने ए लिज़्ज़ते जा राहत रूह, अब ज़माने पे नहीं है असर आदम नूह, मतलब अब कहाँ है पहले वाले मुसलमान, पहले जो मुसलमान थे वो मुसलमान अब कहाँ हैं। पहले जितने भी मुसलमान थे वो कभी भी जंग करते थे तो शिकस्त नहीं पाते थे, अब बस सब माशाअल्लाह करने में लगे हुए, यही बात है। आगे पढ़िए आप लोग, सुभान समझ में आ जाएगा। शजरे तौर का इस बाग में पौधा ही नहीं, गैसो हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं। अब कहाँ जहन में बाकी है बरक़ व रफ़र, टटकी बंध गई है कौम की अंजन की तरफ। हम है बाकी नहीं अब खालिदे जाँ बाज़गाह रंग, क्या कहा जा रहा है, मतलब शायर बोल रहे हैं हम है बाकी नहीं अब खालिदे जाँ बाज़ का रंग। दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़ शराज का रंग, मतलब दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़ शराज का रंग, यानी कि अब पहले जैसे हम कहाँ हैं, अब बस शायर व शायरी करने में लगे हुए मुसलमान।
यहाँ ना तो वो नारे तकबीर व ना जोश सिपा, मतलब यहाँ ना तो वो नारे तकबीर, जो पहले नारे तकबीर का नारा एक बार बुलंद होता था तो पूरे कौम एक साथ आ जाता था। सब के सब आप ही पर चढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, यानी कि पहले एक बार नारे तकबीर कहता था तो पूरा का पूरा कौम आ जाता था। अब कहाँ है इसमें, सब के सब आप ही पर पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, यानी कि सब का सब आप पर ही पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह। जो हर तैग मुजाहिद तेरे अबरू पे निसार, नूर ईमान का तेरे आईना रूप पर निसार। उठ गई सुफहा खातिर से व बहस बदनेक, दो दिले हो रहे हैं कहते हैं अल्लाह को एक। मौज कोसर की कहाँ अब है मेरे बाग को गर्द, मैं तो तहजीब में हूँ पीर मगा का शागिर्द। मुझ पे कुछ वजह एतबाब आपको ए जान ही, नाम ही नाम है वरना मैं मुसलमान नहीं, यानी कि नाम ही नाम का है वरना मैं मुसलमान नहीं। जब कहा साफ ये मैंने कि जो है साहिब फ़हम, तो निकालो दिल के नाजुक से ये शोबाए वहम, मतलब शायर कहते हैं वो मिस से कि जब कहा साफ ये मैंने जो हुआ साहिब फ़हम, तो निकालो दिल नाजुक से ये शुबाए वहम। मेरे इस्लाम को एक क़िस्सा माजी समझो, हंस के बोली तो फिर मुझको भी राज़ी समझो, मतलब शायर कहता है मेरे इस्लाम को एक क़िस्सा माजी समझो, तो फिर वो मिस कहती है हंस के बोली तो फिर मुझको भी राज़ी समझो। तो देखिए कलेसा मतलब होता है गिरजा या ईसाइयों की इबादत का। दो चार होना मतलब मुलाकात होना, सामना होना। जुल्फ़ पेचा मतलब बल खाई हुई जुल्फ़। राना मतलब होता है हसीन नाजुक नरम। दरख्शा मतलब क्या होता है चमकता हुआ ताबा। मुल्क मतलब रिश्ता। फितना मतलब फसाद शौक़। चपक जाना मतलब शर्माना। तकवा मतलब होता है खुदा का खौफ या पारसाई। बुरुक का मतलब होता है बिजली। सुर का मतलब होता है इल्म मौसीकी की इस्लाह। आवाज़ के साथ दर्जों में एक दर्जा। तमकीन का मतलब होता है मर्तबा इज़्ज़त। गद का मतलब होता है नगमा सुर। शिकस्त ताकत क़ुव्वत। शेरी आसूदगी इत्मीनान। त्योरी नज़र निगाह पेशानी। त्योरी चराने यानी कि गुस्सा होना। उन्स मतलब मोहब्बत। लंतरानी की लेना यानी कि डेंग मारना। मेहदी पेशवा मुसलमानों के 12वें इमाम जिनका ज़हूर क़र्ब क़यामत होगा। मेहदी पेशवा मुसलमानों के 12वें इमाम। गुले खिलाना फसाद खड़ा करना कोई अनोखा काम करना। अकामत करार नेक नहाद, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा तो आपको नज़म भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये आपने पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा नज़म पढ़ा। नज़म किसका है अकबर इलाहाबादी का। तो इस नज़म में क्या होता है मतलब अकबर इलाहाबादी एक दिन जाता है ईसाइयों की इबादत का यानी कि चर्च में। वहाँ एक लड़की रहती है जो बहुत हसीन व जमील खूबसूरत लड़की रहती है। तो उसको मतलब बोलता है कि हमने इश्क किया है, इससे पूरा वो अपना बताता है। तो वो जो मिस होती है वो बोलती है मुमकिन है कि मैं मुसलमानों से इश्क करूं, मुझे उस कौम से बू आती है, खून की बू आती है। तो पहले ये आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अकबर इलाहाबादी के उर्दू के नुमाइंदा नज़म गो शायरा में शुमार होते हैं। बुर्क़ कलेसा इनकी बेहतरीन नज़मों में से एक है। बुर्क़ कलेसा जो नज़म है वो इनकी बेहतरीन नज़मों में से एक नज़म है। अकबर इलाहाबादी की ज़्यादातर नज़मों में अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमदन को हदब मलामत बनाया गया है। इस नज़म में भी ऐसा ही किया गया है। इस नज़म की इब्तिदा चंद अशार में बहुत ही दिलकश अंदाज से एक अंग्रेज़ मैम के हुस्न की तारीफ़ की गई है, लेकिन इसकी तारीफ़ में तनज़ का नश्तर काम करता हुआ दिखाई देता है। मतलब ये बुर्क़ कलेसा जो नज़म है इसके शुरुआत के कुछ लाइन में बहुत ही दिलकश अंदाज से एक अंग्रेज़ मैम के हुस्न की तारीफ़ की गई है। इस तारीफ़ में तनज़ व नश्तर का काम करता हुआ दिखाई देता है। इस नज़म में शायर ने मुसलमानों की बदहाली और बेराहरुई को तनज़ ये अंदाज में पेश किया है कि शायर ने मुसलमान बुज़ुर्ग पैगंबर व सहाबा के वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए अहद हाजिर के मुसलमान को गैरत दिलाने की कोशिश की है। इस नज़म में शायर जो है अकबर इलाहाबादी बदहाली और बेरवाई को तनज़िया ये अंदाज में पेश किया है कि शायर ने मुसलमान बुज़ुर्ग यानी कि जितने भी मुसलमान बुज़ुर्ग और पैगंबर व सहाबा के वाक़यात है उनके तरफ इशारा करते हुए अहद हाजिर यानी कि आज के ज़माने के मुसलमानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है। इस नज़म के ज़रिया वो मुसलमानों के दिलों में नई रोशनी भरने की कोशिश करते हैं। इस नज़म के ज़रिया वो मुसलमानों के दिलों में नई रोशनी भरने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे मुसलमानों को हदफ मलामत बनाते हैं जो अंग्रेज़ी तहज़ीब को ही सब कुछ समझते हैं। मतलब जो मुसलमान अंग्रेज़ी तहज़ीब को ही सब कुछ समझते हैं उसको वो दीन के तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इस नज़म में एक छोटी सी दास्तान इश्क भी पेश की गई है। इस नज़म में एक छोटी सी दास्तान है इश्क भी पेश की गई है।
और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आज के लोग आर्जी मोहब्बत और महबूब के लिए अपने दीन व मज़हब को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब इस नज़म में छोटी सी एक दास्तान इश्क मोहब्बत का भी पेश की गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है इस नज़म में कि आज के लोग आर्जी मोहब्बत और महबूब के लिए अपने मज़हब और दीन को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस नज़म के ज़रिया अकबर इलाहाबादी इस्लाह कौम का काम लेता है। मतलब इस नज़म के ज़रिया अकबर इलाहाबादी जो है इस्लाह कौम यानी कि कौम की सुधार का काम भी लेते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगला वीडियो आपका होगा इसी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब वो चैप्टर से आपका 20 से 22 क्वेश्चन दिया रहेगा, जो अगर आप लोग देख लीजिएगा तो 100% आपसे चैप्टर 15 से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा बस उसी से रहेगा। या एक दो क्वेश्चन अगर आपके बाहर से भी पूछा जाएगा तो हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा ही दिए, जहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।